हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इन सब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आने वाली है। एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का छपेगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहले क्वेश्चन की बात करूं, अभी हाल ही में यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार फूल पत्ती जो भी बनाना है लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है भारत के अंदर मैं बात करूं तो चराई देव मोइदम को मिला है। किसको मिला है बेटा, किसको? चराई देव मोइदम को यूनेस्को का प्रमाण पत्र मिला है। ये भारत की कौन सी साइट है तो ये भारत की 43वीं साइट है। कौन सी? भारत की 43वीं साइट हो चुकी है। कहां पे है बेटा? ये है असम के अंदर। कहां है? असम के अंदर है। ओहम राजवंश के कब्रिस्तान है। ओहम राजवंश के क्या है? ये कब्रिस्तान है। क्या है? ओहम राजवंश के ये कब्रिस्तान है। ठीक है, ये क्या है? ओहम राजवंश के ओहम राजवंश के शमशान घाट या राजवंश के क्या है? राजवंश के शमशान घाट है या कब्रिस्तान है। ठीक है, ये इनको दर्जा तो पहले ही मिल चुका, बट अब इसका इनको सर्टिफिकेट भी मिल गया, इनका प्रमाण पत्र इनको मिल चुका है। ठीक है, ये कब मिला था तो 46वीं बैठक हुई थी। 46वीं यूनेस्को बैठक हुई थी। यूनेस्को बैठक हुई थी कहां पे? यूनेस्को बैठक कहां पे हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। उस टाइम इसको मिला था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 के अंदर यूनेस्को की बैठक कहां पे हुई? नई दिल्ली भारत के अंदर हुई। 46वीं यूनेस्को बैठक कहां पे हुई? नई दिल्ली भारत के अंदर हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये 43वीं थी। कौन सी? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ये कौन सी है बेटा? 43वीं। आपसे पूछे 42वीं कौन सी है तो 42वीं कौन सी हमारी? कौन सी है? होयसल मंदिर है। कौन सी? होयसल मंदिर। ये कहां पे है? कर्नाटक में। हर एक पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ रहे बेटा 41वीं कौन सी है तो 41वीं कौन सी है तो शांति निकेतन। ये कहां है? पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपसे 40वीं पूछ ले कहां है? 40वीं कहां पे है तो ये कहां पे है? धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है। आप देखो, आपको चार तो पता होनी चाहिए, चाहे 43वीं पूछे, 40, 41, 42, 43, कोई सी भी पूछे आपसे सब पता होनी चाहिए। तो 43वीं कौन सी हमारी सबसे लेटेस्ट? मोइदम है। असम के अंदर। होयसल कहां है? कर्नाटक के अंदर। 42वीं, 41वीं शांति निकेतन है और 40वीं धोलावीरा गुजरात के अंदर है। 46वीं बैठक हुई यूनेस्को की दिल्ली के अंदर, उसमें इस टाइम उसको दर्जा मिला था। भारत में टोटल कितनी है? भारत में टोटल कितनी है? भारत में कुल कितनी है? भारत में कुल कितनी यूनेस्को साइट्स है तो भारत में कुल 43 है। कितनी है बेटा? 43 है। अब 43 में किस तरह की है? देखो 43 में किस किस तरह की है। 43 में 35 प्लस 7 प्लस 1 है। मतलब क्या है? 35 प्लस 7 प्लस 1 का मतलब क्या है? 35 प्लस 7 प्लस 1 का मतलब ये है कि 35 कौन सी है? सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक है। ठीक है, ठीक है। 35 कौन सी है? सांस्कृतिक। 7 कौन सी है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। ठीक है, और एक कौन सी है बेटा? मिश्रित है। कौन सी है? मिश्रित है या मिक्स साइट बोल सकते हैं। तो भारत में टोटल कितनी है? कितनी है? 43 यूनेस्को साइट्स है। विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे है? विश्व में सर्वाधिक सर्वाधिक यूनेस्को साइट्स कहां पे है? साइट कहां पे है तो वो है इटली में बेटा। कहां है? इटली में। कितनी है? इटली में है
60 है। इटली में कितनी है? 60 है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया। एग्जाम में कैसी आए 40, 41, 42, 43 हमारी क्लास से आना चाहिए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इटली में सर्वाधिक ज्यादा 60 है, भारत में 43 है। 43 में कौन सी है? मोइदम है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। यूनेस्को ने असम के चराइदेव मोइदम को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। असम के सांस्कृतिक मंत्री विमल बोरा ने पेरिस में यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र हासिल किया है। कहां से? पेरिस से। और असम के जो सांस्कृतिक मंत्री है उनको यह प्रमाण पत्र दिया गया। मोइदम ओहम राजवंश की माउंट बुरियल प्रणाली के लिए दिया गया है। ओहम राजवंश से यह संबंधित है। यूनेस्को के सांस्कृतिक सहायक निदेशक जनरल एर्नेस्टो ओटेटोन रामीरेज ने सोमवार को भारत के फ्रांस में स्थित राजदूत विशाल और बी शर्मा की मौजूदगी में यह प्रमाण पत्र दिया। मतलब वहां के जो यूनेस्को के जो सहायक निदेशक जनरल है, इन्होंने और जो असम के सांस्कृतिक मंत्री और भारत के जो राजदूत है, इनको यह प्रमाण पत्र दिया गया था। ठीक है, तो हर चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, डाउट तो रहना भी चाहिए, नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कौन सा है? अभी हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुल्लम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो कुडनकुल्लम कहां पे है बेटा? कुडनकुल्लम कहां पे है? कुडनकुल्लम कहां पे है? ये है तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। कौन सी इकाई? परमाणु संयंत्र इकाई। किसका काम चल रहा है वहां पे? परमाणु संयंत्र का काम चल रहा है। परमाणु संयंत्र का काम चल रहा है। ठीक है, तो किस देश के साथ हो रहा है? ये मिलके कौन कर रहा है? ये मिलके कौन कर रहा है? भारत प्लस रूस कर रहा है बेटा। भारत प्लस रूस। शुरू कब हुआ था? 1988 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1988 में शुरू हुआ था। कितनी इकाई बनाई जाएगी? तो कितनी इकाई होगी? 6 इकाई होगी। 1000 की है तो टोटल कितनी इकाई है? 6 इकाई। 6000 मेगावाट का काम वहां पे होने वाला है। ठीक है, ये लास्ट है। कौन सी इकाई है? अंतिम छठी इकाई है। ये कौन सी इकाई है? अंतिम छठी इकाई पे ये काम किया जा रहा है। तो किसके साथ हो रहा है? रूस के समझौते से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत के अंदर कहां कहां पे परमाणु संयंत्र, ये पावर प्लांट है परमाणु वाले, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखते हैं भारत के अंदर पहला रावत भाटा। ठीक है, मैप से बताता हूं। चलो मैप से बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, ये 1 सेकंड। यहां राजस्थान के अंदर रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान। यहां पे बेटा कौन सा है? यहां पे कौन सा है? काकरापार। काकरापार कहां पे है तुम्हारा? गुजरात के अंदर। है। यहां पे कौन सा है? तारापुर कहां पे है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर तारापुर है। ठीक है, यहां पे अब देखते हैं थोड़ा सा और, मैं इसको ऊपर करता हूं। ठीक है, यहां पे कौन सा है तुम्हारा? केग्गा। कौन सा है बेटा? केग्गा, जो कहां है? कर्नाटक के अंदर है। केगा कहां है? कर्नाटक के अंदर है। यहां पे कौन सा है तुम्हारा? नरोरा कहां पे है बेटा? उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है नरोरा। ठीक है, अब और कौन से बच गए? रावत भाटा राजस्थान हो गया, काकरापार गुजरात में हो गया, तारापुर महाराष्ट्र में हो गया, केगा कर्नाटक में हो गया, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो गए। अब बच गए बेटा 2 तमिलनाडु वाले। एक तो कौन सा है? कलपक्कम है, और दूसरा कौन सा है? ये दूसरा अपन ने अभी देखा, कौन सा देखा था? दूसरा ये देखा था अभी, कुडनकुल्लम। कौन सा? कुडनकुल्लम। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर 2 है। ठीक है, ये कहां पे है? तमिलनाडु
तमिलनाडु के अंदर कितने हैं? 2 है, बाकी सब एक एक है। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु के, नरोरा उत्तर प्रदेश, राउतबाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र के गा कर्नाटक में परमाणु संयंत्र है। क्या ये हमारे, क्या ये परमाणु संयंत्र है? ठीक है, परमाणु संयंत्र है भारत के। ठीक है, भारत के ये सारे क्या है? परमाणु संयंत्र है। समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए रूस ने भेजा 6ठा परमाणु रिएक्टर। रूसी सरकार की जो कंपनी है रोसाटोम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थापित किया जा रही कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा की 6ठी और अंतिम इकाई का एक विशेष जहाज भेज दिया। ये परमाणु रिएक्टर है जो तमिलनाडु के अंदर लग रहा है, रूस के सहायता से लग रहा है, तो 6ठा है, 6ठी इकाई का इन्होंने भेज दिया। ये आखिरी था, 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहां प्रारंभ किया गया? कौन सा बेटा? कनुमा महोत्सव। कौन सा? कनुमा महोत्सव। ये कहां पे हो रहा है? कनुमा महोत्सव किससे संबंधित है? मवेशियों से संबंधित, मतलब पशुओं से और खेती से, मवेशियों एवं फसल से संबंधित है। फसल से संबंधित है, ये फसल से संबंधित है। ठीक है, मवेशी और फसलों से संबंधित है। कौन सा? कनुमा महोत्सव। अब आपको पता है कि अब मकर संक्रांति जस्ट अभी गई है 14 तारीख को, और मकर संक्रांति के आसपास फसल वाले त्योहार, पशुओं वाले त्योहार हैं जो बहुत सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो ये कनुमा महोत्सव कहाँ का है? ये है बेटा, वैसे तो साउथ में सभी राज्यों में मनाते हैं, जैसे तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, पर मेन बात करूं तो ये किसका है? तेलंगाना का। किसका बेटा? तेलंगाना का। तेलंगाना का। कहां का? तेलंगाना का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बथुकम्मा किसका है बेटा? बथुकम्मा किसका है? बथुकम्मा कौन सा बेटा? बथुकम्मा ये किसका है? तेलंगाना का भी है। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा है? तमिलनाडु का है बेटा पोंगल। तमिलनाडु का कौन सा है? पोंगल। अरुणाचल प्रदेश का में कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? परशुराम कुंड मेला। कौन सा बेटा? परशुराम कुंड मेला कहां लगता है? कुंड मेला कहां लगता है? अरुणाचल प्रदेश में लगता है। याद रखना, ध्यान लिख लेना, परशुराम कुंड मेला कहां पे लगता है? अरुणाचल प्रदेश में लगता है। उड़ीसा में कौन सा लगता है? उड़ीसा की बात करें तो कौन सा है? नुआथाई। कौन सा है? नुआथाई। कौन सा? कौन सा? नुआथाई। ठीक है, नुआथाई कहां पे लगता है? नुआथाई कहां पे लगता है? उड़ीसा के अंदर। अब हमने चारों राज्य के देख लिए। अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड मेला, उड़ीसा का नुआथाई, तमिलनाडु का पोंगल हो गया, और तेलंगाना में कौन सा लगता है? कनुमा महोत्सव। कौन सा बेटा? कनुमा महोत्सव। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। कनुमा पंडुगा दक्षिण भारत के राज्य, जैसे विशेष राज्य आंध्रा हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, सब में मनाया जाता है। ये जो मकर संक्रांति के बाद मनाए जाने वाला त्योहार है, ये पशुओं और विशेष रूप से गाय, बैलों और उनके सम्मान के प्रति, उनकी पूजा करने के लिए जो कृषि औजार है, खेती है, इससे संबंधित ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पशुओं से संबंधित है, जो कृषि के उपकरण है उनसे संबंधित है, मकर संक्रांति के बाद ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपाधि किसने हासिल की है बेटा? गेंद कितनी है बेटा? गेंद कितनी है रे? 70 है। गेंद कितनी है? 70। और रन कितने बना दिए? 100। शतक लगा दिया। तो कौन है वो खिलाड़ी कौन है? महिला। तो वो बेटा कौन सी है? स्मृति मंधाना। कौन है बेटा? स्मृति मंधाना ने ये लगाया। किसके खिलाफ लगाया है? खिलाफ किसके किया है? कौन सी विपक्ष वाली टीम थी? तो आयरलैंड। कौन सी? आयरलैंड के खिलाफ ये मैच
खेला गया था। किसके? आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला गया। तो कौन है? स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं जो WPL हुई थी, वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी। वुमेन प्रीमियर लीग कोलकाता की ये कप्तान भी थी। WPL कोलकाता, ठीक है। RCB, WPL RCB की ये क्या थी बेटा? कप्तान थी, ठीक है। RCB जीती भी थी। चिक्कू भाई साहब तो हमारे जीत नहीं रहे, बट अब की बार तो क्या बोलते हैं ना कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है, तो छोरियों ने जीत के दिखा दिया। ये कप्तान थी RCB की। RCB इस बार WPL जीती भी थी, ठीक है। स्मृति मंधाना। अब आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो वो कौन सी है? हरमनप्रीत, ठीक है। टीम की कप्तान कौन सी है? कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है बेटा? हरमनप्रीत है। कौन है? हरमनप्रीत। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे तेज शतक मंधाना ने मात्र 70 गेंदों में, कितनी? 70 गेंदों में 70 बॉलों में 100 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने कितने बनाए थे? 87 गेंदों में 100 रन बनाए थे, ठीक है। उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ये भारत की पहली महिला बन गई है क्रिकेटर जिसने 10 शतक लगा दिए। कितने? वनडे के अंदर 10 शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है, ठीक है। भारतीय महिला मंदाना ने इस उपलब्धि के साथ ऑस्ट्रेलिया की टेमी ब्यूमोट को तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थी उन्होंने ये कारनामा किया था। अब ये किसने कर दिया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जो स्मृति मंधाना है उसने ये कारनामा कर दिया और 10 वनडे के अंदर शतक लगाने वाली भारतीय पहली महिला बन चुकी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? पल्ले रंगा रेड्डी। कौन है बेटा? पल्ले रंगा रेड्डी बने हैं। कौन है? पल्ले रंगा रेड्डी बने हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन इसलिए किया गया है कि हल्दी का जो व्यापार हो रहा है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, हल्दी का विपणन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखे, उसके बारे में जानकारी रखे, इसलिए हल्दी बोर्ड का बनाया गया। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे कौन बने हैं? पल्ले रंगा रेड्डी बने हैं, ठीक है। तो ये 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कौन है? हमारे देश के केंद्रीय मंत्री है गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में है। कहां पे? निजामाबाद। इसका मुख्यालय कहां पे है बेटा? मुख्यालय की बात करूं कहां पे है? मुख्यालय कहां है? लिख लेना रे। मुख्यालय कहां है? निजामाबाद। निजामाबाद कहां है? निजामाबाद कहां है? निजामाबाद तेलंगाना। कहां है? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर निजामाबाद, तेलंगाना के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया है। बोर्ड का उद्देश्य भारत में हल्दी का उत्पादन है, विपणन है, निर्यात को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मेघालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही आयुष मंत्रालय और कृषि विभाग के सदस्य भी इसके अंदर होंगे। मतलब मेन पर्पज क्या है कि हल्दी का व्यापार को बढ़ाया जाए, उसका निर्यात बढ़ाया जाए, बाहर के देशों में भेजी जाए, उसका उत्पादन क्षमता है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। उसका मुख्यालय है निजामाबाद, तेलंगाना में। और कौन बने इसके अध्यक्ष? पल्ले रंगा रेड्डी। कौन बने? पल्ले रंगा रेड्डी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर बेटा कहां पे है? सबरीमाला मंदिर कहां पे है? और ये मतलब इसका किस देवता की यहाँ पे पूजा होती है? तो सबरीमाला मंदिर में अयप्पा की आराध्या की जाती है। अयप्पा देवता है, अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है, जो विष्णु का अवतार माने जाते हैं। तो ये कहां पे है? सबरीमाला मंदिर कहां पे है? हमारा केरल के अंदर है। कहां पे है? केरल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। सबरीमाला मंदिर कहां है? केरल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है। सबरीमाला मंदिर के बारे में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अगर टाइम मिले तो जरूर देखना। केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन सा मकर विलक्कू महोत्सव होता है? कौन सा? मकर विलक्कू महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता है बेटा? कौन सा महोत्सव? मकर विलक्कू महोत्सव होता है। कौन सा? मकर विलक्कू महोत्सव
उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल के सबरीमाला मंदिर में। कौन सा? मकर विलक्कू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, जिसका आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पे किया जाता है। कब? मकर संक्रांति के अवसर पे मकर विलक्कू महोत्सव मनाया जाता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए विशेष है। भगवान अयप्पा मतलब भगवान विष्णु की पूजा यहाँ पे की जाती है। ये यहाँ पे लाखों में श्रद्धालु होते हैं। और कितने दिन चलता है? 41 दिन ये महोत्सव चलता है। कठोर व्रत किया जाता है। 41 दिन की तपस्या उपासना यहाँ पे की जाती है, जिसमें साप्ताहिक जीवन और ब्रह्मचर्य शामिल होता है। मकर विलक्कू का मुख्य आकर्षण क्या है? मकर ज्योति है। मकर संक्रांति के दिन पहाड़ी पर यह प्रकट होती है। इसका मेन मुख्य फोकस क्या है? जो पहाड़ी पे जहां मकर ज्योति जलाई जाती है, जो मकर संक्रांति के दिन ही उत्पन्न होती है, ये इसका क्या है? मुख्य आरक्षण का केंद्र है, मुख्य आरक्षण का बिंदु है। तो कहां पे होता है मकर विलक्कू त्योहार? कहां होता है? केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के अधिकारों या विशेषाधिकारों पे एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? संसद के अधिकार। संसद के पुस्तक का नाम लिखो रे। पुस्तक कौन सी है? संसद के अधिकारों वह विशेषाधिकार के वह विशेषाधिकार। संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पे एक पुस्तक का विमोचन किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने। उस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक की बात करूं तो इस पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान। डॉक्टर के.एस. चौहान इस पुस्तक के लेखक है। डॉक्टर के.एस. चौहान इस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब इस पुस्तक में क्या लिखा गया? इस पुस्तक में जो पार्लियामेंट्री है, संसद है, उसके अधिकार क्या है, उनके विशेषाधिकार क्या है, किस तरह ये चलती है, कैसे काम करती है, इन सब चीजों का इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया। उद्घाटन किसने किया? देश के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने किया। ठीक है। और लिखी किसने? के.एस. चौहान। एग्जाम में पक्का आएगी ये पुस्तक, देख लेना। जब पुस्तकों वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछे कि जो संसद है इसका किस अनुच्छेद के अंदर बात की गई है? संसद है, राज्यसभा है, संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है। कौन सी बेटा? लोकसभा। इनको कौन कौन से आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी गई है? तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये क्या बन गया बेटा? एक ट्रिक बन गई। कौन सी बन गई? सरला। कौन सी बन गई? सरला। क्या बन गई? सरला से याद रखना। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। सरला मतलब 79, 80 और 81। ठीक है। ये अनुच्छेद कौन कौन से है? सरला से याद रखना। सरला मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि 79 है या 80 है या 81 है, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर किसकी बात हुई है, तो याद रखना। सरला पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। 79 में संसद है अनुच्छेद के अंदर, 80 के अंदर राज्यसभा और 81 के अंदर कौन है? हमारी लोकसभा है। ठीक है। इन अनुच्छेद के अंदर इनकी बात हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर एस.के. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट्री पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट की जो पावर है, उसके फंक्शन है, उसके प्रिविलेजेस है, एक कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्पेक्टिव का विमोचन किया है। इस पुस्तक में संसद के कार्य है, विशेषाधिकार है, सरकार की जवाबदेही है, इन पे प्रकाश डाला गया है। संसद के कार्य क्या है, सरकार की जवाबदेही क्या बनती है, इन सब चीजों के इसके बारे में विवरण किया गया है। डॉक्टर के.एस. चौहान की यह पुस्तक लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8।
जनवरी 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के बीच कितने समझौते हुए थे? भारत प्लस स्पेन के बीच में कितने समझौते हुए थे बेटा? 2 समझौते हुए। कितने? 2 हुए थे। 2 कौन कौन से हुए? एक तो सांस्कृतिक पर्यटन, कौन सा? सांस्कृतिक पर्यटन का समझौता हुआ था, पर्यटन का समझौता हुआ था। और एक कौन सा हुआ? एआई का समझौता हुआ था। दूसरा कौन सा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझौता हुआ। कितने समझौते हुए? 2 समझौते हुए थे भारत और किसके बीच में? स्पेन के बीच में। और कौन गए थे? भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी वहां पे गए हुए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हुई है। इन दोनों देशों के बीच में 2 समझौतों पे एमओयू साइन किया गया है। अब देखते हैं भारत और स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पे हस्ताक्षर किए। 13-14 जनवरी 2025 को ये स्पेन की यात्रा पे थे। इसमें वहां के वरिष्ठ नेताओं, स्पेन की सरकार से मुलाकात हुई और इन दोनों देशों, भारत के बाद अक्टूबर 2024 में पेड्रो सैंचेज की भारत यात्रा के संबंधों को और मजबूती आई है। दोनों देशों ने 2026 में सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मतलब 2026 में ये दोनों देश मिलकर क्या करेंगे? सांस्कृतिक पर्यटन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष का मनाने वाले, उसका सेलिब्रेशन करने वाले भारत और स्पेन मिलके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया? कौन सा बेटा? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। तो आपको पता है कि 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी को युवा दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। इसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति। क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति को लॉन्च किया है। युवा शक्ति मिशन शुरू किया है। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो युवा है इनको जागरूक करना, उनके कार्य, उनके कर्तव्य के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, और इसलिए मिशन स्टार्ट किया गया। मतलब युवाओं की एक देश में, एक समाज में, एक सोसाइटी में क्या भागीदारी हो सकती है, इस चीजों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है किसने? एमपी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी ने ये शुरुआत की। तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना। यह मिशन स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब युवाओं को क्या है? आत्मनिर्भर बनाना है, उनको अपने कार्य के प्रति, उनकी जिम्मेदारी के प्रति उनको सजग करने के लिए किया है। साथ ही अनुशासन, राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने, इसमें कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी सहायता और नेतृत्व निर्माण कार्यक्रम होंगे। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार, स्टार्टअप, छोटे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन करने का भी काम किया जाए। कुल मिला के बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया जाएगा और उनको एक समाज के प्रति अच्छे नागरिक होने की भूमिका के लिए बारे में बताया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज दूसरा संस्करण है इसका, के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंजेस है। आपको पता है देश के अंदर साइबर क्राइम या साइबर ठगी के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं। इनको लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है। किसने? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग की इसने ऑफ इंडिया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके बारे में कुछ देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी करके साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है, अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के लिए साझेदारी की गई। तो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साइबर
डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने, किसने, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इसके साथ साझेदारी की है। और जो साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं उनको कम करना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अब आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है, तो कौन है, अश्विनी वैष्णव, ए वैष्णव। कौन है बेटा, ए वैष्णव हमारे क्या है, ए वैष्णव। अश्विनी वैष्णव क्या है, हमारे इसके मंत्री है। अश्विनी वैष्णव क्या है, इसके मंत्री है। यही देश के क्या है बेटा, रेल मंत्री। यही देश के क्या है, रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है। तो भारत के पास कौन सी मिसाइल है बेटा, ब्रह्मोस। कौन सी है, ब्रह्मोस है। ठीक है, कौन सी टाइप की, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी, सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है। किस देश को देगा भारत, तो भारत देगा बेटा ये इंडोनेशिया। किसको देगा, इंडोनेशिया को देगा। इससे पहले भारत ने किस देश को दे दी, इससे पहले भारत ने किसको देश को दे दी, फिलीपींस को दे दी। फिलीपींस को भारत ने ये दे दी। भारत इस फिलीपींस को निर्यात कर चुका है। दूसरा है इंडोनेशिया, कौन सी कंट्री बन गई, दूसरी कंट्री बन गई। ठीक है, दूसरी कंट्री इंडोनेशिया, पहली फिलीपींस थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, अच्छा 2 जगह इंडोनेशिया कर दिया गया, चलो कोई ना, अपन अभी सही कर देंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, क्या है इंडोनेशिया की राजधानी, क्या है, जकार्ता है। कौन है बेटा, जकार्ता है। यहां लिख देते हैं अपन एक कंट्री का नाम है, मैं लिख दूं फ्रांस। कौन सी बेटा, फ्रांस। ठीक है, तो अब आपसे पूछे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, बांग्लादेश की ढाका, यूक्रेन की कीवी और फ्रांस की क्या है, पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की पेरिस है, यूक्रेन की कीवी है, लिख लेना साथ के साथ। बांग्लादेश की क्या है, ढाका है और इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी। तो इससे पहले भारत किसको भी दे चुका है, फिलीपींस को निर्यात कर चुका है, अब किसको देगा, इंडोनेशिया को। यह भारत और रूस दोनों की मिलकर बनाई गई एक सुपरसोनिक मिसाइल है। किस किस ने मिलाई थी, भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, बनाई थी मिलकर। ठीक है, तो किसको देगा, इंडोनेशिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करेगा। ये 450 मिलियन, कितने, 450 मिलियन डॉलर के सौदे के अंतिम रूप के देने का करीब है। कितने, 450 मिलियन डॉलर के लिए यह सौदा हुआ है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बन गया है। पहली कौन सी थी, फिलीपींस थी, और दूसरी कौन सी है, इंडोनेशिया देश को यह भारत देगा। और इसकी रेंज क्षमता कितनी है, 290 किलोमीटर है। कितनी है, 290 किलोमीटर क्या है बेटा, इसकी रेंज क्षमता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने, 11 एमसीक्यू थे। और अब हम 10 वन लाइनर डिस्कस करने वाले। अभी हाल ही में भारतीय सेना में कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 77वां दिवस बनाया गया है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अभी हाल ही में कौन से क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति बने हैं ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। आईजीएमपीडी का पूरा नाम एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम। ठीक है, इंटीग्रेटेड डायरेक्शन जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, आईजीएमडीपी का पूरा नाम क्या, एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर क्या है, जहां मतलब ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो वो कहां पे निकलते से ज्यादा, इंडोनेशिया के अंदर निकलते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ भूगर्भीय क्षेत्र जो दुनिया का सबसे ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी निकलते हैं, जहां रिंग बना हुआ है एक, उसको क्या बोलते हैं, रिंग, आग का गोला को क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। अभी हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब, कौन सा बनाया गया, जब 150वां स्थापना दिवस किसका था, मौसम विज्ञान विभाग का। गान नगाई उत्सव किस समुदाय का प्रसिद्ध है, तो गान नगाई उत्सव किस जो है, कौन सा समुदाय है, यह है जेलियांगगोंग समुदाय। कौन सा, जेलियांगगोंग समुदाय का उत्सव है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया है? तो पुणे के अंदर किया है। कहां पे किया है? पुणे के अंदर इनका उद्घाटन किया है। हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो रायपुर में वाटर 360, रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर वाटर 360 सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में स्थापित पंचेट वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचेट वेधशाला कहां पे बनाई गई है? पश्चिम बंगाल के अंदर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो खगोलीय पिंड है, जो उनका क्या अवलोकन करना, उनके बारे में जानकारी जुटाना, उन पे रिसर्च करना, मतलब अंतरिक्ष या एरोस्पेस से संबंधित ये वहां पे स्थापित की गई है। तो ये हमारे 10 वन लाइनर थे और 11 एमसीक्यू थे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। तो कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।